तो चलिए आज हम अकाउंटेंसी का चौथा सेट लेकर आए हैं, लास्ट सेट होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी पहले 3 सेट आपको देख चुके हैं। अंतिम सेट में हम लोग पहला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से प्रिपेयर, मतलब कह रहा है कि आय व्यय खाता किसके द्वारा तैयार किया जाता है। पहला ऑप्शन है व्यापारिक संस्था द्वारा नहीं, औद्योगिक संस्था द्वारा नहीं, लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, जी हाँ लाभ न कमाने वाली संस्था यानी बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए यानी सी का आंसर राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाए, जो स्पेशल डोनेशन को लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सचिवों के मान्यदेय भुगतान है। सचिवों के मान्यदेय भुगतान क्या है? तो जो पेमेंट ऑफ हार्मोनियस सिक्योरिटी जो पार्ट ऑफ रिव्यू एक्सपेंडिचर आयगत व्यय है, यानी इसका आंसर बी होगा। अब साझेदारी संलेख बनाना क्या है? तो ऐच्छिक है, ये इच्छा करे तो बनाइए, नहीं करे तो नहीं, लेकिन बनाने से ही फायदा है इसका, लेकिन नियम है कि ऐच्छिक है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर पर साझेदारी फर्म के पुनर्गठन। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित लेनदार का लेखा करना होगा। राइटर कह रहा है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित लेखा करना होगा। राइटर कह रहा है कि बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो साझेदारी फर्म होता है उसके अपलिखित लेनदार मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लेखा करना क्या होगा? वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगा, यानी वर्तमान साझेदार को हानि होगा और रिकॉर्डेड लायबिलिटी करने पर इस प्रकार हम लोग का बोझ बढ़ जाएगा, देना पड़ेगा। साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि वहन करते हैं, कौन करते हैं? पुराने साझेदार, यानी इसका ये नंबर आंसर सही होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर में राजेंद्र सतीश तेजपाल पुराना लाभ अनुपात इतना है, सतीश से रणनीति हो जाती है और विभाजन अनुपात इतना है, तो अधिलाभ अनुपात मतलब प्राप्ति अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको क्या करना होगा, ओल्ड माइनस न्यू करिएगा, जो प्लस में आएगा वो रिसीविंग होगा, जो माइनस में आएगा वो गेनिंग होगा। यानी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो दोनों को प्राप्त हो रहा है, दोनों में से कोई नहीं, इसको बनाना पड़ेगा, बनाने के दरमियान इसका आंसर इक्विवेलेंट आएगा, 1:1 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आपको अगला जो प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। 8 नंबर जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा सवाल दिया है। एक साझेदारी की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन पॉलिसी की राशि किसके पूंजी में खाते में जमा किया जाता है? सिर्फ मृतक नहीं, मृतक साझेदार सहित सभी को, मृतक साझेदार द्वारा सभी को, यानी इसका होगा, यानी इसका सीधा सा बात है कि जो मृतक साझेदार होंगे उनको भी मिलेगा, जो उसमें जिंदा है उनको भी मिलेगा। अब बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर देखेंगे साझेदार के प्रवेश पर पुरानी स्थिति के विवरण में दर्शाई गए संचय हस्तांतरण कह रहा है जो साझेदार प्रवेश करे और उसमें अगर जनरल रिजर्व हो तो उसको क्या किया जाता है? तो सभी साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में उसको क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा और 9 नंबर का आंसर एक्यूरेट सी होगा। चलिए अब सी के बाद हम 10 में बात करते हैं लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्व को वसूली खाते में ट्रांसफर के पश्चात भुगतान संबंधी सूचना के अभाव में ऐसे दायित्व का क्या कहा? देखिए ये 10 नंबर जो सवाल है, 10 नंबर सवाल थोड़ा समझना पड़ेगा। लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्व वसूली खाते में हस्तांतरित कह रहा है कि क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों को हम लोग वसूली खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं और उसके पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना का अभाव है, लेकिन एडजस्टमेंट में क्रेडिटर और बिल पेबल का कुछ चर्चा नहीं कर रहा, तो उसका पेमेंट क्या किया जाएगा? तो भुगतान नहीं होगा, गलत भुगतान होगा, पूर्ण भुगतान। हाँ जी, पूर्ण भुगतान होगा। जब क्रेडिटर या कोई भी लायबिलिटी को अगर पुस्तक में बंद कर दिया जाए, उसके बारे में चर्चा नहीं करता तो उसका पूरा पेमेंट होता है, फुली पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन समान उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाएगा। समान जनरल उद्देश्य के लिए प्राप्त दान को कहाँ जाएगा? तो आय व्यय खाते में, जी हाँ आय व्यय खाते में दिखाया जाता है, ये नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर जा रहा है स्क्रीन पर। प्राप्ति और भुगतान खाता समानता दर्शाता है, प्राप्ति और भुगतान खाता समानता दर्शाता है,
डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। देखिए कह रहा है कि जो इसका बैलेंस होना चाहिए बायो नंबर का, वो अक्सर जो इसका जनरली डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए, इसलिए इसको याद रखिए कि सी नंबर इसका ऑप्शन होगा डेबिट बैलेंस। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को, इस सवाल पीछे भी मिला था, वेतन दिया जाएगा नहीं, उन्हें वेतन दिया जाएगा फर्म के लिए कार्य करते हैं, ये भी वेतन नहीं दिया। देखिए इनमें से कोई नहीं है, यानी 13 नंबर जो सवाल है इनमें से यानी वेतन नहीं दिया जाएगा, ये वाला ज़्यादा परफेक्ट कर रहा ऑप्शन के अनुसार, वेतन नहीं दिया जाएगा। साझेदारी फर्म में साझेदार के संबंध होता है, साझेदारी फर्म में साझेदार के अभिकर्ता सेवक, और इस 14 नंबर याद रखिएगा। 14 नंबर होता है पार्टनर इज ए पार्टनरशिप इज ए पार्ट ऑफ एजेंट, एक तरह के अभिकर्ता एक तरह के एजेंट है, इसलिए इसका सी नंबर आंसर सही होगा, सी नंबर सही होगा, सी नंबर होगा। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रीमियम, गुडविल दोनों दे दिया। देखिए नए साझेदार ख्याति की नगद राशि रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे अधिमूल्य प्रीमियम कहा जाता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लान यहाँ लिख दिया है कि साझेदार ख्याति की राशि नगद लाए, तो ख्याति की राशि नगद लाए तो उसको प्रीमियम कहा जाएगा। बस सिंपल फंड घुमाया थोड़ा सा सवाल को, जानकर कैसे सवाल को पेचीदा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता नाम पक्ष पर जमा पक्ष के अधिकारी को क्या कहा जाता है? देखिए 16 नंबर जो सवाल है, ये 16 नंबर सवाल है, ये लाभ, ये प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है और ये प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है। चलिए साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? अनिवार्य समापन होता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है। चलिए आय व्यय खाता कौन से खाते? पीछे भी मिला था, आय व्यय खाता एक नाम मात्र का खाता होता है, नाम मात्र का खाता होता है, सी ऑप्शन सही होगा। ए और बी 2:3:2 में लाभ बांटते थे, उन्होंने समान अनुपात बांटने का तय किया। तो त्याग देखिए यहाँ पर सीधा सा बात है, 2/5 है, इसका नया अनुपात हो गया 1:2। अब इसको चेक कर लेना, ऐसे कर इसको मैथ के कैलकुलेट में करेंगे तो एक का सेक्रीफाइस होगा, एक का गेनिंग होगा, एक का सेक्रीफाइस होगा, एक का गेनिंग होगा, तो बी द्वारा त्यागा जाएगा, यानी इसका जब जैसे निकालिएगा तो 1/10 बी द्वारा त्यागा आएगा, यानी ये सही हो जाएगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष? 1932 में पास हुआ था, 1932 में सब कुछ समझाने याद रखना होगा। अगला, पुराने साझेदार का त्याग, नया हिस्सा माइनस पुराने हिस्सा, नहीं पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा, नहीं ये वाला होगा त्याग का हिस्सा, इसका सूत्र ये होगा, तो 21 नंबर का होगा। अब हम 22 में बात करते हैं, तो 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जैसे ही आएगा देखा जाए। चलिए 22 नंबर स्क्रीन पर आया क्वेश्चन, वेलकम है आपका। चलिए गुडविल है अमूर्त संपत्ति, देखिए अदृश्य संपत्ति, अमूर्त अदृश्य संपत्ति इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर सवाल में दोनों है, अमूर्त भी है और अदृश्य है, इसलिए ये वाला हो जाएगा। 23 नंबर, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है, जब साझेदार द्वारा फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान, ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है। कह रहा साझेदार द्वारा जब डिसोल्यूशन एक्सपेंस को, रिलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट किया जाए तो वसूली खाते रिलाइजेशन खाता ही में ही लिखा जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है? अपराह कर रहा, देखिए बड़ी घुमाया सवाल। 24 नंबर जो सवाल है, वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है तो समता, अंश का निर्गमन, प्राप्ति और सब, ये वाला आता है वित्तीय क्रिया। इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय? चलिए यानी ए नंबर इसका आंसर राइट होगा। अब आएगा, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है, तो आजीवन सदस्यता शुल्क लाइफ मेंबरशिप से भी सवाल में मिला है, आर्थिक चिट्ठा दिखाया जाता है। लाभ, प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है? प्राप्ति और भुगतान खाता रियल अकाउंट है, प्राप्ति और भुगतान क्या है? रियल अकाउंट है, प्राप्ति और भुगतान एक रियल अकाउंट है। आय व्यय खाता बनाया जाता है व्यापारिक संस्था द्वारा, नहीं औद्योगिक से नहीं, नॉन प्रॉफिट, ये पीछे भी मिल गया और इसी नंबर आंसर इसका सही होगा। सचिव के मानदेय भुगतान, सवाल बहुत रिपीट हो रहा है, चौथा सेट हो रहा है, कोई बात नहीं है, सवाल लिमिट है और इसी में से पूछता है। सचिव के मानदेय भुगतान क्या? सचिव के मानदेय भुगतान एक आयगत व्यय है। बकाया चंदा क्या है? बकाया चंदा क्या है? एक्सपेंस लायबिलिटी है। देखिए इनकम है, बकाया चंदा क्या है? 29 नंबर इनकम है, इनकम होगा, बाकी भी लगा तो इनकम हो गया। गैर व्यापारिक संस्था द्वारा देयता पर संपत्ति अधिकार को क्या कहते हैं? 30 नंबर जो सवाल है उसको कैपिटल फंड करते हैं, पीछे भी ऐसा सवाल मिल चुका है। चलिए गैर व्यापारिक संस्था, गैर व्यापारिक संस्था
के मान्यदेय होता है, गैर व्यापारिक संस्था के मान्यदेय होता है तो व्यय होता है। चलिए व्यय हुआ। अब हम अगला सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि स्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या मानना चाहिए, कह रहे हैं एंट्रांस फी क्या मानना चाहिए। तो अगर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिया तो एंट्रांस फी को आयगत आय मानना चाहिए आयगत आय से। साझेदारी संलेख में उपस्थिति में साझेदार की राशि को कितने परसेंट ब्याज, 6% ब्याज दिया जाएगा। कौन साझेदारों की विशेषताएं नहीं है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन जो पूछा कि विशेषताएं नहीं है तो सीमित दायित्व विशेषताएं नहीं है, बाकी एग्रीमेंट विशेषताएं, लाभ विभाजन अनुपात है। देखिए साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। 35 नंबर कह रहा है साझेदारी संलेख पर पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक दिया जाएगा। चल और दायित्व विधि में लेनदार की पूंजी खाते क्रेडिट किया जाते हैं। तो कह रहा है कि चल और या परिवर्तनशील विधि में साझेदार की पूंजी खाते के ब्याज क्रेडिट किया जाएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट खाते में पूछ रहा है तो आपको 36 नंबर सवाल है साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो 37 नंबर क्वेश्चन है, जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टि करनी पड़ती है। जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति एक तरह का एंट्री आपको दिया हुआ है तो जब एंट्री आप करेंगे तो इसको आप इसमें सभी कंडीशन में हो जाएगा, किसी में से हो सकता है अथवा ए हो सकता है। देखिए तो इसका सी नंबर आंसर होगा। अब बात करते हैं वित्तीय विवरण के विश्लेषण सम्मिलित होते हैं। व्यापारी खाता, जी हाँ ये वाला सब वित्तीय विवरण में शामिल तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। निम्न में कौन से अलाभकारी संस्था है, तो देखिए ना लाभ कमाई झारखंड ये एकेडमी परिषद है जो अलाभकारी संस्था के रूप में जाना जाता है। और आपको ये सेट टकरा रहा होगा, निश्चित रूप से केयर कीजिएगा। जो बिहार सेट का मॉडल लॉन्च किया गया वही सेट है, ये आप लोगों को पहले दे चुके थे और बिहार बोर्ड ने इसी सेट को टकरवाया है। आप गौर से कीजिएगा, आपका इसमें से सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है। चलिए स्वामित्व अनुपात गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है। स्वामित्व अनुपात इस रेशियो का सूत्र है, याद कर लीजिएगा, उसके हिसाब से इसमें टकराएगा। संपत्ति और दायित्व उनके पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दिखाया जाता है। नए आर्थिक चिट्ठे में पुनर्मूल्यांकन मूल्य कहाँ दिखाया जाता है, तो नए आर्थिक चिट्ठी में दिखाया जाता है। एक कंपनी की विशेषताएं उपरोक्त सभी हो सकता है। पृथक वैधानिक है, सीमित दायित्व है, अस्थायी है, इन उपरोक्त सभी हो सकता है। फिर नया जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 43 नंबर आ रहा है वो सारे देखेंगे, सारे आपको मॉडल बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट पर जो लॉन्च किया उसी से हम लोग का एक क्वेश्चन है। कंपनी नियम इतना के अनुसार कंपनी ऋण पत्र पर राशि कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर राशि ऋण पत्रों के शोधन के पूर्ण संशोधन करता है। 25% इसका 43 नंबर का होगा, यानी पिछले वीडियो में सवाल मिल चुका था। चलिए सी नंबर आंसर होगा। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है कब। वार्षिक रिपोर्ट का जारी किया जाता है तो अंशधारकों के लिए किया जाता है, इसलिए सी इसका आंसर सही होगा। पिछले 3 वर्षों के लाभ दुगुने ख्याति के होगा तो वर्ष ये सब जोड़ लीजिए, भागा 3 कीजिए, 2 कीजिए, जो कट के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 45 का। तो इसमें 10 सर आएगा, आप 10 नंबर बी नंबर देखेंगे। तरल संपत्ति लिक्विड एसेट इंक्लूड कौन सा है। लिक्विड ए भी शामिल है, ऑल ऑफ दिस तीनों शामिल है। चलिए टोटल एसेट टू डेबिट रेशियो, कुल संपत्ति ये सूत्र है, इसमें 47 नंबर है। इसमें शोधन क्षमता आंसर होगा। यदि इतना विक्रय हुआ, इतना बेच दिया गया, इतना लागत है, तो ये वाला सवाल ही पिछले हम क्लास में बता दिए थे। 48 नंबर सेम क्वेश्चन आपके विश्व बोर्ड से 20% आएगा। यानी जो ऑफिशियल वाला हम वीडियो आपको बनाए थे उस वीडियो को गौर से सुनते हैं, देखते हैं तो सारे क्वेश्चन उससे मैच कर रहा है। ये वाला आपको रेशियो चैप्टर जैसे बताएंगे उसमें आपका इसका मान निकालने का तरीका आ जाएगा। इसका मान निकालिएगा जैसे हम निकाल कर रखे हुए हैं, तो इसमें 10 आंसर होगा। फिर हम बोर्ड देख लेंगे इनमें से कौन सी प्रक्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है। 50 नंबर पूछ रहा है वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है तो ऋण पत्र का क्रय विक्रय आती है। शोधन गैर परिवर्तन ऋण पत्रों के अंकित मूल्य कम से कम कितने प्रतिशत बराबर निवेश प्रतिभूतियों को करना चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन भी आपको मिला था, 15% था। पेंटेस के चिट्ठे के शीर्षक की तरह दिखाया जाता है।
पेंटेज जो होता है एडवांस मतलब दिखाया जाता है 52 नंबर में, तो किसके अंदर है, तो नॉन करेंट एसेट के रूप में इसको दिखाया जाता है, नॉन करेंट एसेट के रूप में दिखाया जाता है, ये आंसर होगा। गुडविल क्या है, गुडविल क्या है, 53 नंबर सवाल है, गुडविल क्या है, तो संपत्ति है। 54 लेखांकन मानक छवि संबंधित है, 54 में लेखांकन मानक संबंधित है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। कृत्रिम संपत्ति फिक्शन एसेट पूछ रहा है, कौन से है 55 नंबर में, तो प्रारंभिक व्यय ओपनिंग प्राइमरी एक्सपेंस आपको फिक्शन एसेट के रूप में। रोकड़ समतुल्य शामिल है, ट्रेजरी बिल, बैंक, व्यापारी बिल सभी है, ये भी सवाल मिला हुआ है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी हम लोग देखा जाए तो 4 सेट अगर हम लोग बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट +3 मेरा सेट लिए तो चौथा सेट में सारे मैच कर रहा है, इसमें कहीं से अलग से क्वेश्चन नहीं रखा गया है। इसलिए इस तरह का देखा जाए तो 57 नंबर का भी क्वेश्चन आप मैथ बनाइएगा तो ऑल ऑफ दीज ही 57 नंबर क्वेश्चन का 1600 आंसर होगा, डी नंबर आंसर होगा। इसमें कैश उदाहरण नहीं है। 58 नंबर के दिए तो उदाहरण नहीं है, अंश का निर्गमन नहीं है, डी नंबर आंसर इसका होगा। उसके बाद हम इस पर बात करते थे, इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो 1:1 के रूप में आ जाएगा। और ये टर्नओवर रेशियो जो है सूत्र पर टिका हुआ है, सूत्र को देखिएगा तो इसमें पहला सूत्र हो जाएगा औसत सूत्र वाला। कहने का मतलब 1 से लेकर 50 तक आपका सेट में 60 है। तो आपको हम लगभग 100 क्वेश्चन ऑफिशियल मोड से समझाए, उसके बाद 60 का कर 4 क्वेश्चन आज कर दिए, और इस तरह आपके पास 340 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया। और चारों वीडियो देखकर जाएंगे, एग्जाम आपके निश्चित बेहतर ऑब्जेक्टिव में जाएगा। रहा बात सब्जेक्टिव के, तो सब्जेक्टिव में बहुत सारे हम लोग पढ़ा चुके, एक रेशियो चैप्टर हम रोक कर रखे थे, हम ऑनलाइन क्लास उसको लेकर आ रहे हैं। आप निश्चित रूप से उसको बने रहेंगे, देखेंगे, आपको बेनिफिट होगा। तब तक आपका दिन शुभ मंगलमय हो। आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।